Good evening, everyone. I'm Dr. Aditi Bagla. Today, we're going to discuss a very important topic, that is research. And this topic is really helpful for PhD students, for MCOM, for MBA, for UGC NET, as well as for BBA students. Right? तो ये टॉपिक क्यों हेल्पफुल है? देखिए, PhD के लिए हेल्पफुल है बिकॉज PhD इज ऑल अबाउट रिसर्च. एंड MBA एंड MCOM का ये पैडागॉजी का पार्ट एंड पार्सल है, रिसर्च. एंड लाइक दिस टॉपिक इज़ रियली हेल्पफुल फॉर UGC नेट स्टूडेंट्स बिकॉज UGC नेट पेपर 1 में भी रिसर्च का बहुत सारा पोर्शन कवर रहता है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट UGC नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो वहाँ पेपर 2 का भी इसका काफ़ी पोर्शन कवर रहता है. तो हम इसकी सीरीज़ लेके आएंगे, इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. तो जो हम आज डिस्कस करेंगे, इट्स ऑल अबाउट मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च. राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक, लिटिल बिट अबाउट मी. आई एम Dr. Aditi Bagla. If I talk about my qualifications, I have done PhD, MCOM, MBA, UGC NET in Commerce and Management both. And if I talk about my teaching experience, I have 10 years of teaching experience. And ये सब मेरे बारे में है, आप स्लाइड में से देख सकते हैं. राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. देखिए, आज जो हम डिस्कस करेंगे उसका लाइक दैट इज़ ऑल अबाउट रिसर्च. तो हम सबसे पहले रिसर्च को ही जानते हैं. रिसर्च क्या है? देखिए, ये 2 वर्ड्स को मिला करके बना है, री प्लस सर्च, यानी कि रिसर्च. री मीन्स अगेन एंड अगेन, सर्च मीन्स टू फाइंड आउट. तो हम ये कह सकते हैं रिसर्च मीन्स टू फाइंड आउट समथिंग अगेन एंड अगेन बट टू रीच सम न्यू कंक्लूजन्स. ठीक है? तो लाइक इफ वी कैन से रिसर्च मीन्स टू मॉडिफाई द ओल्ड थिंग, टू रिजेक्ट द ओल्ड थिंग, टू रिवाइज द ओल्ड थिंग. तो देखो, जब हम पुराने को मॉडिफाई करेंगे या रिजेक्ट करेंगे या रिवाइज करेंगे, तभी हम कुछ नए कंक्लूजन्स पे पहुंचेंगे. तो हम ये कह सकते हैं रिसर्च मीन्स लाइक, है ना, रिसर्च का क्या मतलब है? टू लाइक गेन सम नॉलेज एंड टू रीच सम न्यू कंक्लूजन्स. इट्स ऑल अबाउट लाइक मीनिंग ऑफ रिसर्च. और जो रिसर्च है ये बहुत ही पर्पसफुल रहता है. हम रिसर्च क्यों करते हैं? किसी प्रॉब्लम के आंसर को ढूंढने के लिए. तो हमारा एक पर्पस रहता है और हम इसको बहुत ही सिस्टेमैटिक तरीके से करते हैं. सिस्टेमैटिक तरीका मीन्स स्टेप बाय स्टेप रिसर्च कंडक्ट की जाती है. अगर हम कोई भी रिसर्च का प्रोजेक्ट बनाते हैं या रिसर्च थीसिस बनाते टाइम जब हम कोई रिसर्च करते हैं, तो ये बहुत ही सिस्टेमेटाइज तरीके से की जाती है. कुछ स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए, कुछ नए कंक्लूजन्स पे पहुंचने के लिए. तो हम ये कह सकते हैं रिसर्च मीन्स सम काइंड ऑफ डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड एक्सप्लेनेशन. राइट? तो लाइक रिसर्च से हम कुछ नया ढूंढते हैं. राइट? और हम ये कह सकते हैं कि अगर हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमारा इनक्यूजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इनक्यूजिटिव एटीट्यूड इज़ द मदर ऑफ नॉलेज. राइट? इफ़ आई टॉक अबाउट लाइक, है ना, अब हमने रिसर्च का बेसिक सा मीनिंग समझा, लेकिन अभी हम रिसर्च को डिटेल में समझेंगे, रिसर्च का क्या मीनिंग है. ठीक है? तो इसको मैं एक छोटे से कोट से स्टार्ट करती हूँ. रिसर्च मीन्स अ जर्नी, अ लॉन्ग जर्नी. राइट? और हम ये भी कह सकते हैं द मूवमेंट फ्रॉम नोन टू अननोन, यानी कि कुछ ऐसा ढूंढना जो अभी तक नहीं मालूम है, अभी तक नहीं खोजा गया है. राइट? तो अब हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, फिर डेफिनेशन को ही बहुत सिस्टेमैटिक तरीके से पढ़ेंगे. ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है? तो रिसर्च इज अ सिस्टेमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस. तो अगर मैं ये डेफिनेशन की बात करती हूँ या ये मैं रिसर्च के बारे में बात करती हूँ, तो इसमें हम लोगों ने बेसिकली इस लाइन में हम लोगों ने 4 चीज़ें कवर की हैं. वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? कहते हैं सिस्टेमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड,
फाइंडिंग आंसर्स टू क्वेश्चंस। तो देखो हमने लास्ट स्लाइड पे भी बात की कि जो रिसर्च है ये बहुत ही सिस्टेमैटिक तरीके से चलती है, हमें इसमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। अब देखिए अगर हम लोगों को कोई रिसर्च करनी है तो सबसे पहले हमें एक प्रॉब्लम डिफाइन करनी पड़ेगी ना, तो उसी प्रॉब्लम के ही आंसर्स ढूंढने के लिए हम हाइपोथेसिस भी फ्रेम करेंगे, डेटा भी कलेक्ट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिसर्च है ये बहुत ही सिस्टेमैटिक है, राइट, ऑर्गेनाइज्ड। देखिए रिसर्च करने के लिए हमें रिसर्च डिज़ाइन बनाना होता है, प्रॉपर मेथड्स यूज़ करने होते हैं, हाँ राइट। जैसे मेथड्स यानी कि मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, रिसर्च करने के लिए हम सर्वे मेथड भी यूज़ करते हैं या ऑब्जर्वेशन मेथड भी यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोगों को कुछ नए कॉन्क्लूजन्स पे पहुंचना है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो रिसर्च है बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है। तो रिसर्च इज ऑल अबाउट फाइंडिंग आंसर्स टू द क्वेश्चंस। तो रिसर्च में अगर हम लोगों को आंसर ढूंढना है, दैट इज एंड, बेसिकली एंड ऑफ द रिसर्च। लेकिन उससे पहले क्या होना जरूरी है, उससे पहले एक क्वेश्चन का होना जरूरी है, एक प्रॉब्लम का होना जरूरी है। अगर देखिए प्रॉब्लम ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है, तो वो आंसर भी हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिसर्च है लाइक इट्स ऑल अबाउट गेनिंग अ नॉलेज, it's all about finding new conclusions, to reach new conclusions, right? तो राइट, तो ये था ऑल अबाउट दिस वाज ऑल अबाउट रिसर्च मीनिंग। हम इसको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। कहते हैं रिसर्च का मीनिंग क्या है। रिसर्च माने अभी तक जो आपको मालूम नहीं है और किसी और को भी मालूम नहीं है, हम अपनी नॉलेज को एडवांस करना चाहते हैं, राइट, एडवांसिंग द फ्रंटियर्स ऑफ नॉलेज। हम कुछ नया ढूंढना चाहते हैं, राइट। हम कुछ नया कब ढूंढ सकते हैं, जब हमारा इंक्यूजिटिव एटीट्यूड होगा, हाँ ठीक है, और क्वेस्ट फॉर नॉलेज होगा। हम नॉलेज वाकई ढूंढना चाहते हैं, कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उस टाइम हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। तो रिसर्च इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग द डेटा, एनालाइजिंग द डेटा, और उस डेटा को इंटरप्रेट करते हैं, फिर ही हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। तो रिसर्च बहुत ही सिस्टेमैटिक रहता है। और जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, रिसर्च करते टाइम जो रिसर्चर है उसको बायस नहीं होना है, बायसनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए अगर आप अच्छे कंक्लूजन्स पे पहुंचना चाहते हैं। और एक रिसर्च को बढ़िया बनाने के लिए, रिसर्च को वैलिड बनाने के लिए रिसर्च इंपीरिकल होनी चाहिए। इंपीरिकल मींस प्राइमरी डेटा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फील्ड स्टडी होनी चाहिए। आप डेटा को फर्स्ट हैंड कलेक्ट कीजिए, तभी आप नए कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो हम इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में कर रहे हैं, इसीलिए हमने इतनी डिटेल में बात की कि रिसर्च क्या है, राइट। तो रिसर्च इज ऑल अबाउट एक्वायरिंग नॉलेज, अबाउट डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड इंटरप्रेटिंग देम। क्यों इंटरप्रेट करना, क्यों नए कंक्लूजन पे पहुंचे और चीज़ों को जनरलाइज करें। देखिए जब हम रिसर्च करते हैं कुछ पॉपुलेशन पे करते हैं, राइट, कुछ पॉपुलेशन मींस कुछ सैंपल पे करते हैं, और जब हम सैंपल के रिजल्ट्स निकालते हैं तो उस रिजल्ट्स को हम पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज करते हैं। तो इसीलिए रिसर्च में बायसनेस का होना, बायसनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। रिसर्च में बायसनेस का होना मींस रिसर्च वैलिड नहीं है, ठीक है। तो रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हाँ, स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही है, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। कैसे? देखिए सारी की सारी कंपनीज आज के टाइम में वही कंपनी सक्सेसफुल हैं जो R&D पे इन्वेस्ट कर रही हैं, है ना। अगर हम इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं तो हम ये कह सकते हैं एप्पल वर्सेस नोकिया ले सकते हैं। देखिए एप्पल जो है ये बहुत ही ज़्यादा स्पेंड करते हैं R&D पे, स्पेंड करते हैं माना ये बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, और जब भी ये कुछ नया मॉडल लॉन्च करते हैं तो विद न्यू फीचर्स लॉन्च करते हैं। और अगर हम ऑन द अदर हैंड नोकिया देखें तो नोकिया सक्सेसफुल क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने R&D पे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि रिसर्च मीन्स कुछ नया ढूंढना, राइट। तो ये रिसर्च की डेफिनेशन थी। अब हम स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर मूव करेंगे। देखिए बेटे, ये है जर्नी ऑफ रिसर्च। हम इसको रिसर्च प्रोसेस भी बोलते हैं, लेकिन इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही डिटेल का टॉपिक है। ये मैंने इसीलिए डाला, ये दिखाने के लिए कि जो रिसर्च है ये बहुत ही सिस्टेमैटिक होती है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमें प्रॉब्लम डिफाइन करना है। प्रॉब्लम डिफाइन करने के बाद हमें ऑब्जेक्टिव्स भी मालूम होने चाहिए कि
देखिए हम क्या खोजना चाहते हैं, हम ये रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, और उससे रिलेटेड हम डेटा भी कलेक्ट करते हैं, डेटा को एनालाइज भी करते हैं और कॉन्क्लूशंस पे भी पहुंचते हैं। तो ये मैंने बहुत ही ब्रीफ में आपको रिसर्च के स्टेप्स के बारे में बताया। तो जो रिसर्च है इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, इसमें बहुत सारे स्टेप्स रहते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं जब हम पीएचडी में रिसर्च करते हैं। ठीक है, so like the hallmark of research is that it is objectively conducted without any biasness। और अगर हम बात करते हैं रिसर्च की, इसमें 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अब हम इन तीनों वर्ड्स को ना अलग अलग पढ़ेंगे इसकी डिटेल्स में जाने के लिए। देखिए पहली लाइन क्या कहती है, पहली लाइन कहती है ऑब्जेक्टिविटी मींस बायसनेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रिसर्च में बायसनेस है तो हम बायसनेस है तो हम अच्छे कॉन्क्लूजन्स पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बायसनेस आ गई ना उसमें, हम उस रिसर्च को जनरलाइज नहीं कर पाएंगे, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, बेटे इस टॉपिक से रिलेटेड यूजीसी नेट में बहुत सारा पोर्शन कवर रहता है। तो अगर आपको लगता है कि इसकी डिटेल्स और ज़्यादा चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इसकी मैं अलग वीडियो लेकर के आऊँगी फिर। तो अभी हम यहाँ पे इसकी मीनिंग के बारे में समझते हैं। कहते रिलायबिलिटी, देखिए रिलायबिलिटी के बारे में क्या लिखा है, कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, राइट। वैलिडिटी के बारे में क्या लिखा है, कहते द टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर। देखिए ऐसे तो नहीं समझ आएगा, हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, राइट। रिलायबिलिटी माना, कहते देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मेरी हाइट है या बुक है, कोई भी एक चीज़ है, जब हम उस हाइट को या बुक को नापते हैं लेंथ वाइज, राइट, या हम देखते हैं हमारी हाइट कितनी है या बुक की लेंथ कितनी है, राइट, या कपड़े की लेंथ कितनी है, तो हम लोग उसकी लेंथ को मेजर करते हैं विद वन स्केल, राइट। अब देखिए रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, राइट, एंड आफ्टर फ्यू आवर्स फिर से हम वही स्केल यूज करके वही लेंथ दोबारा मेजर करते हैं। हम बुक की लेंथ मेजर कर सकते हैं या कपड़े की लेंथ मेजर कर सकते हैं। तो देखिए जो जब लेंथ हमने फर्स्ट टाइम मेजर की थी, वही अगर लेंथ सेकेंड टाइम मेजर करने पे सेम आती है तो हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स, राइट। कि देखिए कंसिस्टेंसी है, यानी कि जब हम कोई रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च हम लोगों को कंसिस्टेंटली सेम स्कोर दे रही है, तो हम उसको कहते हैं ये रिसर्च बहुत ही रिलायबल है, राइट। इफ आई टॉक अबाउट वैलिडिटी, वैलिडिटी का मतलब है भैया जो रिसर्च में आप नापना चाहते थे, जो मेजर करना चाहते थे, क्या वो रिसर्च में मेजर हुआ भी या नहीं, राइट। देखिए वैलिडिटी को हम एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं या उसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमने कहा हम किसी चीज को मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, जैसे हमने बात की बुक की हाइट की या बुक की लेंथ की, हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि बुक की लेंथ कितनी है या कपड़े की लेंथ कितनी है, क्लोथ की लेंथ कितनी है। तो जब हम लोगों ने उसको स्केल यूज करके नापा तो कंसिस्टेंटली सेम स्कोर मिला, तो हम उसको कह सकते हैं वो बहुत ही रिलायबल है। लेकिन वैलिड, क्या जिस भी स्केल से हमने उसको मेजर किया वो स्केल वैलिड था मेजर करने के लिए, यानी कि हमने रूलर से ही मेजर किया है उसको, या हमने कोई हम लोगों ने जो वेइंग स्केल होता है, वेइंग स्केल पे बुक रख के बुक की लेंथ नाप रहे हैं, तो वेइंग स्केल से तो बुक की लेंथ नहीं नापी जाएगी ना, तो हम ये कह सकते हैं इसमें वैलिडिटी नहीं है ना। तो इसको हम एक और एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करते हैं, जैसे कि रिलायबिलिटी। अब देखिए मैंने बोला स्केल यूज करते हैं या रूलर यूज करते हैं बुक की हाइट को नापने के लिए, है ना, तो वो अगर कंसिस्टेंटली हमें सेम स्कोर दे रही है तो वो रिलायबल है। अब अगर मैं वही स्केल या वही रूलर यूज करती हूं, भैया क्या तरबूज का वेट नापना है, तो रूलर एंड स्केल वैलिड थोड़ी ना है ना, तो हम ये कह नहीं सकते कि वो उसमें वैलिडिटी है। तो आपकी रिसर्च, आपका रिसर्च का जो टॉपिक है, आपकी जो प्रॉब्लम है, वो रिलायबल और वैलिड दोनों ही होनी चाहिए,
राइट। रिलायबल मतलब जब जब भी आप इस पे रिसर्च करेंगे, सेम है ना, सेम सैंपल साइज पे सेम कंडीशन के अंडर रिसर्च करेंगे, वो हम लोगों को कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स दे, तब हम उसको रिलायबल मानेंगे, राइट। और वैलिड कब मानेंगे? जो चीज हम मेजर करना चाहते हैं, क्या वो मेजर कर पा रहे हैं, तो वो वैलिड है। तो आपकी रिसर्च में 3 चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो तीनों चीजें हैं तो हम ये कह सकते हैं हमारी रिसर्च बहुत ही अच्छी है, ठीक है। तो अगर हम पीएचडी की बात करते हैं तो उसके लिए बहुत सारे टूल्स रहते हैं रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को मेजर करने के लिए। तो ये टॉपिक हम बहुत सारे पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए है, तो हम पर्टिकुलरली मतलब डिटेल में नहीं जा रहे हैं इसकी। अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। सो नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑब्जेक्टिव। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ऑब्जेक्टिव हम रिसर्च क्यों करते हैं, इसमें ना हम 4 चीज़ें लेते हैं। इस टॉपिक को ना थोड़ा सा थॉरोली करेंगे, थोड़ा डिटेल में करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कहते, देखिए इसमें 4 चीज़ें कवर करते हैं। पहले मैं आपको 4 चीज़ें शॉर्ट में बताती हूँ, फिर हम डिटेल में जाते हैं। 4 ऑब्जेक्टिव हैं इसके। क्या 4 ऑब्जेक्टिव हैं? टू एक्सप्लोर, to describe, to diagnose, to establish causal relationship। तो ये 4 इसके ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसको हम 1 by 1 एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, राइट। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? कहते हैं टू गेन फैमिलैरिटी विद द फिनोमिना टू अचीव न्यू इनसाइट्स इनटू इट। यानी कि कुछ एक्सप्लोर करना, टू एक्सप्लोर। हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं टू एक्सप्लोर, राइट। यानी कि हम लोगों को कुछ नए एरियाज को एक्सप्लोर करना है। इसको हम छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव रिसर्च का क्या है? टू एक्सप्लोर, है ना। हम लोगों को कुछ नया ढूंढना है, कुछ नया एक्सप्लोर करना है, यानी कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? टू गेन फैमिलैरिटी विद द फिनोमिना टू अचीव न्यू इनसाइट्स इनटू इट। तो कुछ नया एक्सप्लोर करना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई एक एमएनसी कंपनी है और वो किसी और कंट्री में जाके अपने ऑपरेशंस को रन करना चाहती है। तो मान लीजिए एक इंडियन कंपनी है एंड दैट कंपनी इज प्लानिंग टू मूव टू द यूएसए। वो वहाँ पे जाके अपने लाइक प्रोडक्शन यूनिट को ओपन करना चाहती है। तो हम लोग इस स्टडी के द्वारा, एक्सप्लोरेटरी स्टडी के द्वारा, या जो ये ऑब्जेक्टिव है टू एक्सप्लोर, उसके द्वारा हम ये जान सकते हैं बेसिकली कि क्या वहां पे जा करके कंपनी अगर ऑपरेशंस खोलती है, क्या वहां सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये जो टू एक्सप्लोर वाला ऑब्जेक्टिव है ना, बेसिकली ये हम हाइपोथेसिस फ्रेम करने से पहले करते हैं, ताकि हम कुछ नई चीज के बारे में ढूंढ सकें कि अगर हम ये नई प्रॉब्लम जो है ये फिजिबिलिटी एनालिसिस कर सकें, ये सही भी है या नहीं सही है, राइट। तो हम इसको ये कह सकते हैं टू एक्सप्लोर, राइट। इफ आई टॉक अबाउट द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, सेकेंड ऑब्जेक्टिव कहता है टू डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्टिव स्टडी भी बोलते हैं जिसको हम, यानी कि जब हम like to portray accurately the characteristics of a particular individual situation or a group। यानी कि जब हम रिसर्च करके कुछ डिस्क्राइब करते हैं कुछ इंडिविजुअल्स के बारे में, कुछ सिचुएशन के बारे में या कुछ ग्रुप्स के बारे में, राइट। जैसे कि इसको भी एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। यानी कि हम लोगों ने एक डिस्क्रिप्टिव स्टडी की और उस डिस्क्रिप्टिव स्टडी के बाद हमने एनालाइज करके देखा कि भैया शॉपिंग करने कौन से लोग जाते हैं, या फ्रीक्वेंसी चेक की शॉपिंग की। यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्टडी माना हमने डिस्क्राइब किया, ठीक है। वोटिंग पैटर्न क्या था, ठीक है, राइट। तो हमने उसको क्या किया? डिस्क्राइब किया। या अगर हम कोविड-19 की बात करते हैं तो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं सिचुएशन के बारे में, राइट। तो वो क्या है? दिस इज ऑल अबाउट डिस्क्रिप्टिव स्टडी, कि जब हम डिस्क्राइब करते हैं कि इंडिविजुअल के बारे में, है ना, कौन से लोग वोटिंग करने गए, हाँ, लोग कब कब शॉपिंग करने जाते हैं, राइट। तो उसको हम क्या बोलते हैं? टू डिस्क्राइब। तो अभी तक हमने 2 ऑब्जेक्टिव देखे, टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, टू डिस्क्राइब द सिचुएशन। वो सिचुएशन जो भी है हम उसको डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। इफ आई टॉक अबाउट थर्ड,
क्या कहते हैं? थर्ड मीन्स टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स और विद विच इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। यानी कि हम इसको डायग्नोस्टिक स्टडी भी बोल सकते हैं। कौन सी स्टडी? डायग्नोस्टिक स्टडी। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? टू डायग्नोस। यानी कि हमने ये देखना है कि अगर, देखो क्या लिखा है, इस पे बहुत फोकस करना है। टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स, यानी कि एक चीज दूसरे चीज से कितनी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डायग्नोस्टिक स्टडी। डॉक्टर्स भी डायग्नोस्टिक स्टडी करते हैं, या हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि डायग्नोस्टिक स्टडी माना कि देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं, है ना, और मल्टीप्लेक्स तो ऑलरेडी हैं ही जैसे, है ना, तो अगर उनके आसपास ईटिंग आउटलेट्स हैं, तो मल्टीप्लेक्स के आसपास जिन भी लोगों ने या जिन भी कंपनीज ने ईटिंग आउटलेट्स की फ्रेंचाइजी खोलनी है या फ्रेंचाइजी लेकर के आनी है, तो वो ये स्टडी करते हैं, वो ये देखते हैं कि एक चीज दूसरी चीज से कितनी जुड़ी हुई है। कि जब लोग मूवी बाहर देखने के लिए प्लान करते हैं तो वो कितनी फ्रीक्वेंटली बाहर खाना खाते हैं या ईटिंग आउट करते हैं, राइट। तो हमने ये देखना है व्हेन पीपल प्लान फॉर अ मूवी, वो ईटिंग आउट करते हैं कि नहीं, एक इवेंट दूसरे इवेंट से कितना जुड़ा हुआ है। यानी कि डायग्नोस करना है टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी विद विच समथिंग अकर्स और विद विच इट इज एसोसिएटेड विद समथिंग एल्स। एक चीज दूसरी से कितनी एसोसिएटेड है। तो अभी तक हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, टू एक्सप्लोर, टू डिस्क्राइब एंड टू डायग्नोस। एंड इफ आई टॉक अबाउट फोर्थ क्या कहता है? टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस ऑफ अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। यानी कि हम लोग फोर्थ ऑब्जेक्टिव को ये कह सकते हैं, राइट, कि हम लोगों को कॉजल रिलेशनशिप देखना है बिटवीन वेरिएबल्स, टू एस्टेब्लिश अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। हम इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हम अपनी रिसर्च में कुछ वेरिएबल्स को यूज करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल्स भी होते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, राइट। तो हम इसको एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल जिसमें दोनों हो और उनका क्या रिलेशनशिप है, यही चौथा ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का। जैसे कि अभी कोविड-19 की वैक्सीनेशन आई है, राइट। तो इफ आई टॉक अबाउट कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा कोविड-19 को रोकने पर, कोविड-19 कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा अगर वैक्सीनेशन सभी के पास पहुंच जाती है। तो यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप के बारे में ये बताता है। तो अगर मैं कॉन्क्लूड करती हूं तो आज हम लोगों ने रिसर्च के मीनिंग के बारे में जाना, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में जाना, और हमने 4 ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा। कौन कौन से 4 ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा? टू एक्सप्लोर, टू डिस्क्राइब, और कौन से थे? टू डायग्नोज एंड टू एस्टेब्लिश अ कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, और अगर आप कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक को डीपली करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई विल कम अप विद दैट वीडियो ऑल्सो, राइट। इट्स ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। रियली थैंक you for your patience listening. This is all about references, and thank you for watching, right? और next topic जो मैं लेकर के आ रही हूँ वो है types of research. Really thank you for your patience listening. Goodbye.